सभी को नमस्ते। परम पूज्य बाबा जी, उनके परिवार को याद करते हुए, बाबा जी के द्वारा संबोधित प्रबोधित जो हमारे अग्रज हैं उन सभी को नमन करते हुए, याद करते हुए आज के सत्र को शुरू करती हूँ। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज हम 2-3 घंटे जो भी हमारे पास समय रहेगा उस पर बातचीत को मैं रखना शुरू करती हूँ। आज का जो ये सत्र है, इस सत्र से आशय या मेरे जो मन में है ये इतना निकलना चाहिए, ये बात हमको समझ में आ जाए कि श्रद्धेय श्री ए नागराज जी जो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के प्रणेता हैं, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के प्रणेता उनका नाम है श्री ए नागराज जी। अब ए नागराज जी 96 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर यात्रा को पूरा किया, तो चूँकि इतने बूढ़े थे तो सब लोग उन्हें बाबा जी कहने लगे। जैसे कि हमारे जो कल्चर में एक परंपरा है ना, तो हम बाबा जी कहने लगते, तो इसलिए कई बार आप पाओगे कि हम ए नागराज जी बार बार नहीं बोलते, हमारे मुंह से भी बाबा जी निकलता है, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स रहे जिनसे हमने सुना समझा वो बाबा जी बोलते थे, तो हम भी बाबा जी बोलने लगे। लेकिन बाबा से यहाँ पर कोई ऐसा बाबा जी का आशय नहीं है जो किसी सामान्य व्यक्ति से अलग कोई चित्रण ना किया जाए, है ना। इसलिए तो बाबा जी एक बात कहते थे, शिक्षा संस्कार ही जागृति का मूल कार्यक्रम है। आज जो भी आप सभी हमारे सामने उपस्थित हैं वो सभी ने दर्शन को, या आपने एक थोड़ा कम सुना है लेकिन अदरवाइज काकि आपने सुना है, दर्शन का परिचय शिविर किया है? किया है। ठीक है, तो कुछ थोड़ी बात समझने की स्थिति में है ना। और रश्मि बहन, आप मुझे लगता है इस विषय की विचारक हैं, क्योंकि इस दिशा में ही सोच विचार अपना जीवन आपने लगाया है, तो जल्दी से इस बात को समझेंगी। यदि कहीं पर भी कोई कठिनता आपको लगे कि थोड़ा कठिनाई हो रही समझने में, आप हैंड रेज करिएगा, मुझसे पूछिएगा, मैं उसको विधिवत आराम से खोल के बताऊँगी। ठीक है, यहाँ तक भाभी आप भी, है ना, कहीं पे भी लगे कि इसको खोलें तो हम उसको खोलेंगे, क्योंकि आज का कार्यक्रम शायद रिकॉर्डेड काफ़ी सारे लोग देखेंगे, है ना। इसलिए तो देखिए, ये जो धरती है, इस धरती पर 4 अवस्थाएं हैं: पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और जीव अवस्था के बाद ज्ञान अवस्था। इस धरती पर जो कुछ भी हमको दिख रहा है उसको इस 4 तरीके से उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। ये चारों क्या हैं? अवस्थाएं। इस तरीके से इसका वर्गीकरण मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद करता है: पदार्थ, प्राण, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। ज्ञान अवस्था और जीव अवस्था में भेद करता है, विधिवत भेद करता है, और कहता है कि ज्ञानावस्था की इकाई जीवावस्था से क्यों भिन्न है? क्योंकि उसके अंदर कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है। दो चीज़ों के कारण से जीवावस्था और ज्ञानावस्था को भिन्न करता है। जबकि अगर आप मूल में देखेंगे तो मूल में अभी तक हमारे पास 2 विचार आए जिनको हम बोल रहे हैं भौतिकवाद और आदर्शवाद। तो सहअस्तित्ववाद के पहले 2 और वाद हमारे पास हैं। एक है भौतिकवाद, जिसको हम आजकल की साइंस बोलते हैं, और दूसरा है आदर्शवाद, जिसको हम जानते हैं जो एक पारंपरिक विचार रहा, जहाँ से धर्म आदि का उद्गम हुआ, उसको हम आदर्शवाद कहते हैं। इन दोनों विचारों में आदमी को जीव कहा है। यहाँ पर पहली बार बाबा जी कह रहे हैं कि मानव जीव नहीं है, कुछ और है। जीव किस चीज़ को कहे? आदर्शवाद की कभी और लंबी चर्चा करेंगे, या शाम को जब चर्चा हो तो आप इसको और विस्तार से सुन सकते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन कैसे कहा तो ऐसे कहा कि आदमी को कह दिया आदमी ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। आपने भाषा सुनी कभी? आदमी क्या है? सोशल एनिमल है।
सामाजिक प्राणी है। तो प्राणी तो प्राणावस्था की इकाई को प्राणी बोलते हैं, है ना। तो भाई प्राणी नहीं है, जीव भी नहीं है, हम एनिमल्स नहीं हैं। तो जो विज्ञान है वो अध्ययन कर रहा है इस सृष्टि का, और विज्ञान इस सृष्टि का अध्ययन क्यों कर रहा है ये भी बहुत अद्भुत है। देखिए, पदार्थावस्था के बाद क्रमशः प्राणावस्था का प्रकटन है, प्राणावस्था के बाद जीवावस्था का प्रकटन है, और जीवावस्था के बाद ज्ञानावस्था की इकाई मानव का प्रकटन है। ज्ञानावस्था की इकाई ये मानव का प्रकटन है। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे नहीं चलते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाते हैं और रुक करके देखते हैं धरती पर मानव जब प्रकट हुआ है, धरती पर मानव जब प्रकट हुआ है उसके पास दो चीज़ें हैं, एक है कल्पनाशीलता और एक है कर्म स्वतंत्रता। इसका प्रमाण है कि जो गुफाएं हैं ना, वहाँ पर भी चित्रकारी है। आपको पता है गुफाओं में भी आदमी ने चित्रकारी करी है। तो इसका प्रमाण ये है कि आदमी तब से उसके पास इमेजिनेशन का पावर रहा है। कर्म स्वतंत्रता रही। इस कर्म स्वतंत्रता मतलब वो कुछ कर सकता है, अपने हाथों से अलग अलग चीज़ें कर सकता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी को वो करता है। ठीक है, जब मानव इस धरती पर आया उसके बाद है ना, जब यहाँ पर वो गुफाओं में रहने लगा, कंदराओं में रहने लगा, पेड़ों में रहने लगा, फिर झोपड़ी बना ली, फिर गांव बसा लिया, फिर अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली, और फिर करते 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 अभी की जो स्थिति है, ऐसे करते 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 चलते 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 कहाँ पहुँचा? आज ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ पर युद्ध और विनाश की परिस्थिति को मानव ने खड़ा कर लिया है। ठीक बात है। जब मानव इस धरती पर आया, जब प्रकट हुआ, तो प्रकट होने की स्थिति में इस जगह पर, इस वाले पॉइंट पे है ना, यहाँ पर हम अगर मानव का प्रकटन, इसको प्रकटन बिंदु नाम दे दें, उस समय जब मानव प्रकट हुआ तो धरती कैसी थी? तो धरती कैसी थी? हरी भरी थी कि नहीं? ये कल्पना में आता है? धरती हरी भरी रही होगी। बिना धरती हरी भरी हुए, बिना पदार्थ, प्राण और जीव इनमें संतुलन हुए, क्या संभव है कि मानव इस धरती पर आ जाता? रश्मि बहन, क्या संभव है? नहीं संभव है। तो धरती हरी भरी थी, इस पर ऋतु का संतुलन रहा, इस धरती पर ताप का संतुलन रहा, और इस धरती पर खनिज का भी संतुलन रहा। ठीक है, इन तीनों संतुलन, अब देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक को अगर मैं बोलूँ, यहाँ तक, तो ये क्या है? संतुलन। और संतुलन का प्रमाण क्या है? मानव का प्रकटन। संतुलन का ही तो प्रमाण है। तीनों अवस्थाओं में क्या हो गया? संतुलन। और संतुलन के बाद इस पर ज्ञानावस्था की इकाई मानव का प्रकटन। तो ये जो धरती है उसमें तीन प्रकार के संतुलन, खनिज का संतुलन, ये जो पदार्थ है जिसको हम बोलते हैं मिट्टी, मणि, धातु, पत्थर, तो मिट्टी में न जाने कितने प्रकार के, लगभग 120 प्रकार के स्थिर तत्व मिलते हैं, स्थिर तत्व, और इसके अलावा कुछ रेडियो एक्टिव तत्व मिलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व मिलते हैं। तो ये जो आदमी है ना, इस बिंदु से इसने इस धरती को जानना समझना शुरू किया। तो ये जो ज्ञानावस्था की इकाई मानव है, इसकी एक खासियत है, ये क्या है? जिज्ञासु है। ये जितना खोदना है, बटोरना है और बटोर करके कुछ बना लेना है ना, ये ज्ञानावस्था की इकाई कर रही है। जो जीवावस्था की इकाइयाँ हैं, बंदर अभी भी पेड़ पर ही रह रहे हैं, चिड़िया वैसे ही घोंसला बना रही है, लेकिन आदमी का घर, हमारे दादाजी का घर और हमारा घर
उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आदमी क्या है? कल्पनाशील है और जिज्ञासु है। तो ये जो आदमी है इसने ये हर एक चीज़ को समझना चाहता है ना। जैसे कि काका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में रहे, खोज करके देखा भाई अंदर क्या है। ये काम कोई जीवावस्था की इकाई नहीं करेगी कि उसको लाओ खोल के चेक करें। खोल करके जो वस्तु मिली अब उतने से तृप्त नहीं है, उसका अध्ययन होगा, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजा जाएगा, चेक किया जाएगा ये कितना पुराना है, आदमी ने इसको कब बनाया होगा, और उससे अनुमान लगाने की एक उसमें बात है। उससे वो अनुमान लगाता है कि तब आदमी कैसा सोचता रहेगा। ठीक कह रही हूँ मैं? तो ये है आदमी, है ना। अभी हम इस प्रगटन बिंदु पर ही खड़े हैं, अभी इससे आगे नहीं चले, क्योंकि आगे जो ये मानव चला है ना, यहाँ पे ये सब घिचमिच हो गया है। यहाँ पर जो है थोड़ा गड़बड़ है। तो ये जो ज्ञानावस्था की इकाई मानव है, ये क्या है? जिज्ञासु है। अब ये एक अद्भुत बात है कि ये जो ज्ञानावस्था की इकाई जिज्ञासु है, ये तब से है, कल्पनाशील है। इसका प्रमाण जैसे कि मैंने बताया, और मुझसे ज़्यादा प्रमाण आप लोग जानते होंगे। हमारे जहाँ हम खड़े हैं यहीं कच्छ में धोलावीरा है। धोलावीरा में न जाने कितने वर्षों पहली पुरानी संस्कृति, और इतनी बढ़िया संस्कृति, सभ्यता शब्द ना कहे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने रहने का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, वो ऐसा खड़ा किया है और इतना प्राकृतिक विधि से उसको सजाया है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमसे ज़्यादा विकसित वो लोग थे। नहीं लगता है? पानी के संग्रहण की व्यवस्था है ना, इतनी बढ़िया, गंदे पानी के निकास की व्यवस्था, वहीं पास में खेती की व्यवस्था। देखिए धोलावीरा का मॉडल, तो आपको लगेगा कि अरे, और हम क्या कर रहे हैं, है ना। हम तो पानी, है ना, हमने पानी को जो यूज़ किया उसमें कास्टिक सोडा और ये और वो सब मिला मिलू के उसके बाद गंदा पानी, सीवेज पानी हम नदियों में छोड़ रहे हैं। तो पता नहीं हम विकसित हुए हैं कि अविकसित हो रहे हैं। क्रमशः ऐसा लग रहा है कि हम अविकसित होते चले जा रहे हैं। खैर, है ना। तो ये जो ज्ञानावस्था की इकाई मानव है, ये जिज्ञासु है। और जैसे ये जो जीव जानवर है, तो जीव जानवर अपने बच्चे को ये नहीं सिखाते कि उड़ना कैसे है, घोंसला कैसे बनाना है, अपना पार्टनर कैसे ढूंढना है, ये सब जीव जानवर सिखाते नहीं। उसके लिए ये स्कूल नहीं जाते। तो जीवावस्था की जो इकाइयां हैं, ये सब कैसी हैं? वंशानुषंगीय। जीवावस्था की प्रत्येक इकाई, एक शब्द दिया वंशानुषंगीय, वंश परंपरा, जैसा उसको शरीर मिला है, किस हिसाब से? जैसा उसको शरीर मिला है। तो शरीर रचना के आधार पर उसको जीने का डिज़ाइन उसमें निहित है। उसका शरीर ही ऐसा है कि उसको पता चल रहा है कि अब मुझे पंख कैसे फैलाने हैं, उड़ कैसे जाना है, तो घास खाना है कि मीट खाना है, उसको सब पता चल रहा है। उसको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, नहीं दी जा रही। और खाना अभी पेट भर गया तो खाना रुक जाना है ना। उसको कोई और चीज़ नहीं हो रही। वो पूरी तरीके से क्या है? शरीर के आधार पर अनुषंगीय है, मतलब उसके हिसाब से मल्टीप्लाई होता है। शरीर से अन्य शरीरों की रचना, जिसको हम बोल रहे हैं प्रोक्रिएशन या क्रिएशन, है ना, रिक्रिएट हो रहा है। तो बच्चे उस जैसा शरीर माँ बाप का, वैसा ही शरीर जीव जानवरों में दिखाई पड़ता है। तो वंश के आधार पर किस वंश से वो बिलोंग करते हैं। यदि कोई मांसाहारी जीव है तो उसकी संतान डेफिनेटली मांसाहारी, कोई शाकाहारी जीव है तो डेफिनेटली उसकी संतान शाकाहारी। बछड़े को सिखाना नहीं पड़ता है ना कुछ। तो ये देख रहे हैं शरीर के आधार पर इसमें शाकाहारी मांसाहारी ये अपने आप डिज़ाइन है। हम कहाँ रहेंगे, कुत्ता है उसको सिखाना नहीं पड़ता मिट्टी खोद करके और ठंडा करके आप बैठो। हर कुत्ता संतान जो है वो अपने आप ये सब करता हुआ दिखाई पड़ता है हमको। इसी तरीके से जो प्राणावस्था की सभी इकाइयाँ हैं वो अपने आप बीजानुषंगीय हैं। क्या है? बीजानुषंगीय। बीज के आधार पर, बीज कैसा है उस पर ये निश्चित है। बीज में ये कोड निहित है कि वृक्ष कैसा होगा, वृक्ष कैसा होगा और वृक्ष में आने वाला फल मीठा होगा कि कड़वा होगा। तो नीम के बीज में ये डिज़ाइन निहित है कि जो फल आने वाला है, इसकी पत्ती आने वाली है, ये कड़वी होगी।
पकने के बाद थोड़ी मीठी हो जाएगी। इसी तरीके से आम के बीज में ये निहित है कि आम जो है मीठा, पहले खट्टा होगा बाद में मीठा हो जाएगा। ये सब उसके बीज में निहित है। तो ये शरीर के द्वारा तंत्रित, ये जो है बीज के द्वारा तंत्रित, बीज के द्वारा मल्टीप्लिकेशन, और पदार्थ अवस्था जो है ये परिणामानुषंगीय है। परिणामानुषंगीय का अर्थ है ये जो पदार्थ है अंशों के द्वारा, जो पदार्थ होता है ना उसमें जितने अंश होते हैं एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ये अंशों के द्वारा इनका आचरण निश्चित है। अंशों के द्वारा क्या है? निश्चित आचरण। तो यदि हम प्रकृति का, ये जो मानव यहाँ पर आया है जिज्ञासु, ज्ञानावस्था की इकाई मानव, ये अध्ययन करते 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 और हम सब इस जगह पर आ गए। देखिए हमारी भाषा का कितना विकास हुआ है। भाषा विकसित हुई है तब तो ये सारी बातें बोल पा रहे हैं, और मैं बोल पा रही हूँ, आप समझ पा रहे हैं। एक बढ़िया हमने जगह बना ली है, वहाँ बैठ के सुन पा रहे हैं। तो जो आदमी है ना, ये समझने समझाने वाली इकाई है। ये जो सोचता है उसको, अब उसका शरीर भी ऐसा डिज़ाइन है कि उसको वो व्यक्त कर सकता है। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ से कोई भी भौतिक वस्तु नहीं पहुँचती और फिर भी आपको समझ में आ जाता है। जो विचार मेरे पास है वो विचार आप में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आदमी जो है ना, आदमी क्या है? जो ज्ञानावस्था की इकाई है ये है संस्कारानुषंगीय। संस्कारानुषंगीय, संस्कार का मतलब होता है समझ। ये एक ऐसी इकाई है जो समझ के करने वाली इकाई है। मतलब उसके चित्रण में, उसके कल्पना में, उसके बुद्धि में जैसा वो समझा रहेगा वैसा ही वो करेगा। जैसा समझा रहेगा वो करेगा। ये अद्भुत बात है। एक्चुअली आदमी से ना गलती कभी होती नहीं है। इसको थोड़ा विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति इस धरती पर जो है हर क्षण अपनी समझ का प्रमाण दे रहा है। उसके आचरण से, उसके भाषा से, उसके भाव से, उसकी भंगिमा से, उसकी मुद्राओं से, उसके अंगहार से हम 5 तरीके से व्यक्त हो रहे हैं और सदा सदा व्यक्त हो रहे हैं। तो मनुष्य जो है ना व्यक्त होने वाली इकाई है। तो ऐसे व्यक्त होने वाली इकाई को कहा व्यक्ति। हम व्यक्त होने वाली इकाई हैं। और हमारे शरीर की रचना को यदि देखते हैं तो अस्तित्व सहज विधि से इतना बढ़िया रचना है कि जो मेरा चैतन्य पक्ष में विचार उठता है उसको मेरा ब्रेन प्रोसेस कर लेता है। और ब्रेन प्रोसेस करने के बाद वो कंठ और जीभ और दांत और सारी चीज़ें मिलकर, मेरे हाथ पैर सब कुछ मिल करके, और मेरी आँखें और मेरी भ्रुकुटी सब कुछ मिल करके, यहाँ तक देखिए मेरी स्पाइन भी इन्वॉल्व है, थोड़ा आगे झुक गई। हम उसको व्यक्त करने के लिए, हमारा शरीर रचना भी ऐसा है। इतना अद्भुत हैं हम हैं व्यक्ति। और व्यक्ति जब व्यक्ति के साथ जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है? विचार के साथ जुड़ता है। वैचारिक एक रूपता से ही हमारे अंदर क्या है? एकत्व का भाव आता है। हम साथ साथ हो जाते हैं। और ये जो साथ साथ होना है ना, ये है तृप्ति। आदमी इसमें तृप्त होता है, व्यक्ति इसमें तृप्त होता है। तो व्यक्ति जो है विचार की अभिव्यक्ति करता है और उसके फलस्वरूप परस्परता में तृप्ति पाता है। कैसा तृप्ति पाता है? जब मेरा विचार और आपका विचार अस्तित्व सहज विचार के साथ तदाकार हो जाता है, तब तृप्ति है। अन्यथा में अतृप्ति रहेगी। इस बात को थोड़ा विस्तार से आपको समझाती हूँ। तो आदमी जो है कल्पनाशील है, कर्म स्वतंत्र है। तो कर्म स्वतंत्र का आशय यह है कि हमारे पास हाथ पैर गला सब पूरा शरीर तो है, तो हम जैसा विचार करेंगे उसके फलस्वरूप व्यक्त होंगे। क्योंकि आदमी का व्यक्त होना तो रुकता नहीं है। आदमी व्यक्त होगा
तो व्यक्त होने में उसके शरीर की भी आवश्यकता है। तो शरीर के माध्यम से आदमी व्यक्त हुआ। तो यदि उसकी समझ में सही है, सही मतलब अस्तित्व में जो नियम है उसके हिसाब से यदि उसका क्या है आचरण, कर्म स्वतंत्रता में क्या है समझ के साथ आचरण, तो यदि सही समझा होगा तो वो जो करेगा उसके फलस्वरूप, देखो कर्म स्वतंत्रता में आदमी क्या कर रहा है, एक काम है करना और करने के बाद है उस फल को भोगना। फल भी तो भोगेंगे। जैसे अगर मुझे ये सटीक पता है कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण का नियम है, देखिए अगर हम सभी को पता है तो बताइए अगर पेन को छोड़ूंगी तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो अगर मुझे नीचे डालना है तो मैंने इसको छोड़ा और ये नीचे पहुँचा। लेकिन अगर मुझे ऊपर फेंकना है तो मुझे इसमें अधिक बल को लगाना पड़ेगा। जो गुरुत्वाकर्षण जिस बल से धरती इसको खींच रही उससे यदि अधिक बल को लगाएंगे तभी ये ऊपर जाएगा ना, लेकिन पुनः ये ऊपर जाने के बाद एक समय के बाद नीचे आएगा। तो यदि हम इस नियम को सही समझे हैं तो हमारी अपेक्षा के अनुरूप फल आएगा, बराबर। तो जो समझ है, समझ में क्या होता है एक अपेक्षा, भाई हम ऐसा समझे हैं, अब समझ करके क्या कर रहे हैं, तो करने में क्या है एक अपेक्षा है। तो यदि अपेक्षा बराबर उपलब्धि हो जाए, मैं इंजीनियर हूँ तो थोड़ा मेरे मैथमेटिकल इक्वेशन आ ही जाती है, अपेक्षा बराबर उपलब्धि या अपेक्षा बराबर फल आ जाए तो इसका नाम है सुख, आदमी मज़े में। और यदि अपेक्षा और उपलब्धि में दूरी हो गई, अपेक्षा नॉट इक्वल टू उपलब्धि, इसी का नाम है दुख। और मज़े की बात यह है कि ये जो आदमी है ना दुखी रहना चाहता नहीं है। अपने भीतर थोड़ा टटोलिए, अपने आप से पूछिए कितने क्षण का दुख आपको बर्दाश्त है। आपको आज कोई आशीर्वाद दे रहा है और पूछ रहा है कितने क्षण आप दुख भोगना चाहेंगे इस जीवन में, 0। दुख जो है ये क्या है, अस्वीकृत है, अस्वीकृति है मानव में, ये मानव का डिजाइन है। हम बाय डिफॉल्ट ऐसे हैं, अस्तित्व सहज विधि से हम क्या हैं, हमें अस्वीकृति है दुख के प्रति। हम क्या चाहते हैं, सुख। और सुख कैसा चाहते हैं, निरंतर। ठीक है, यहाँ तक ठीक चल रहा है, इसको और दोबारा कहने की ज़रूरत है, बराबर एकदम मेरे साथ हैं। तो देखो हम चाहते हैं अपेक्षा बराबर उपलब्धि हो जाए तो सुख। अब इस गणितीय उसको देखते हैं इक्वेशन। तो आज की स्थिति को यदि हम देखें तो क्या दिखाई पड़ता है, ये जो संसार हमने खड़ा किया है, आदमी यहाँ से चला और यहाँ से चलते चलते उसने कुछ करते हुए कुछ अर्थव्यवस्था बनाई, कुछ राज्य व्यवस्था बनाई, कुछ धर्म व्यवस्था बनाई, और इसमें कुछ बदलाव होते होते फिर पहले राजतंत्र से राजतंत्र के बाद जनतंत्र बनाया, और ऐसे वैसे कुछ बनाता गया और बना के हमने एक सिस्टम खड़ा कर लिया है, एक तंत्र खड़ा किया है। और ये तंत्र कैसा दिखाई पड़ता है आज की स्थिति में, जिसको हम उपलब्धि कह रहे हैं। आदमी यहाँ से चला और इस चलने में जानते हैं हर पिछली पीढ़ी ने जो समझा, जैसे पिछली पीढ़ी ने किसी ने समझा कि जानवर ब्रश नहीं करते लेकिन आदमी को दातुन की ज़रूरत है, तो अपना जब बच्चा आया तो उसको बताया बेटा नीम, करंज, अमरूद, जामुन सबसे आपको दातुन करना है। किसी को लगा नहीं ब्रश घिस घिस के, कुछ जो आदमी ने समझा, भाई समझा होगा ना, तो समझा कि हमें नहाना चाहिए, समझा कि खाने लायक क्या वस्तु है, ये सब आदमी ने समझा। और समझने के फलस्वरूप आदमी में एक डिज़ाइन ये है कि वो जो अपनी संतानें हैं उनको शिक्षा दे ही रहा है।
छोटा बच्चा होता है ना, जैसे ही साल 1.5 साल का हुआ तो माताएं, बड़ी बहनें, उसकी पॉटी ट्रेनिंग चालू होती है बच्चे की, कि बेटा अभी सूसू आएगी तो आपको बताना है, पॉटी आएगी तो आपको बताना है ना। फिर पॉटी कर लेने के बाद बताना है, फिर धीरे धीरे साफ़ कैसे करना है खुद को वो भी बताना है। तो हम बच्चे को एक्चुअली ट्रेन करते जाते हैं धीरे 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 धीरे। फिर उसको एक समय के बाद पढ़ना लिखना सिखाते हैं, है ना। बड़े बुज़ुर्गों से कैसे बातचीत करनी है, कैसे अभिवादन करना है, ये सब हम सिखा रहे हैं। तो ये हम सिखा कैसे रहे हैं? क्योंकि हमको भी किसी ने सिखाया है। तो हमको किसी ने सिखाया है, जैसा किसी ने कुछ समझा रहेगा वही तो सिखा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ तक ऐसा ही नहीं पहुँचे हैं। तो हमारे सारे अग्रजों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता का स्थान है ये। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, कौन सी वनस्पति आहार है और कौन सी वनस्पति औषधि है, ये बताया। पालक की सब्जी बनाई, नीम की नहीं बनाई, पता चला, वरना नीम की सब्जियां खा रहे होते हम। तो हर एक चीज़ को काफ़ी सारा अध्ययन जो है मानव ने किया। तो किसका अध्ययन किया? पदार्थ का, प्राण का और जीवावस्था का अध्ययन करने का प्रयास किया। साथ में अपने बारे में भी कुछ सोचता रहा। तो इन चारों वस्तुओं की, है ना, इन चारों वस्तुओं को समझने का प्रयास करता रहा। और ये समझने का प्रयास आज भी जारी है, चाहे वो विज्ञान के माध्यम से हो, चाहे वो धर्म के माध्यम से हो, ये प्रयास जारी है। और अद्भुत बात यह है कि प्रत्येक मानव संतान जन्म से ही जिज्ञासु है। न सिर्फ मानव संतान बचपन में जिज्ञासु है, बुढ़ापे तक जिज्ञासु है। जब तक उसको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल नहीं जाते, जब तक मिल नहीं जाएंगे, मानव जाति शोध करती रहेगी। आज हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ हमारे साथ हैं, किस अर्थ में हैं, किस संदर्भ के साथ हैं? जिज्ञासा के साथ। हमें लगता है हमको कुछ बात अच्छी लगी है, समझ में आई है, और आपको लगता है कि हमको कुछ शायद बढ़िया बात समझ में आएगी। तो हमारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है, जिज्ञासा तृप्त नहीं हुई है। जिज्ञासा तृप्त होने के बाद क्या होता है? हम उसको बताने जाते हैं, अरे ये था इसका तरीका। आदमी में वो भी डिज़ाइन है, समझ में आया नहीं कि वो निकला सबको बताने। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम सभी के साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहें ना चाहें, हमारी मानसिकता में कुछ भी चलता रहे, जिस क्षण आपको कोई भी बात ऐसी जो सार्वभौमिक मानव जाति के लिए वो समझ में आएगी, आपसे रुका नहीं जाएगा, किसी से रुका नहीं गया है। आज भी हम ऐसे लोगों के प्रति, है ना, अपनी गौरवता को व्यक्त करते हैं जिन्होंने पूरी मानव जाति के लिए कुछ ना कुछ हमको दिया। उनके फलस्वरूप ही हम आज यहाँ बैठे हैं, इतना सारा शोध सोच विचार कर पा रहे हैं, है ना। तो बालक जो है वो जिज्ञासु है, और बालक से लेकर के वृद्ध तक जिज्ञासु है। शरीर हो रहा है, थोड़ा छोटा था, फिर थोड़े बड़े हो गए, थोड़े बूढ़े भी हो गए। जिज्ञासा में कोई कमी नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी, और तब ये एक अद्भुत चीज़ हाँ मेरे साथ घटी। जब मैं बहुत छोटी, शायद आप लोगों का कभी ध्यान गया हो, तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैं सोचती थी कि मैं बढ़ कैसे रही हूँ। मेरा अपने बढ़ने में तो कोई हाथ है नहीं, लेकिन मेरे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, है ना। मम्मी ऐसे नहीं बोलती थी कि आप बड़े होते जा रहे हो, मम्मी बोलती थी तुम्हारे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। तो मैं सोचती थी मेरे कपड़े कैसे छोटे होते जा रहे हैं। मैं बहुत छोटी थी तब मैं ऐसी सोचती थी, क्योंकि हमारी भाषा कैसी है ना। बाद में मैंने इसका एक और शोध किया, हमने कहा हमारी भाषा जो है बड़ी ब्लेमफुल भाषा है। हम कपड़ों को कह देते हैं कपड़े छोटे हो रहे हैं, कपड़े थोड़ी छोटे हो रहे हैं, है ना, हम बड़े हो रहे हैं ना। वो हमको मैं थोड़ी स्लो थी मुझे लगता है कभी कभी, या मैं ज़्यादा सोचती थी, मुझे नहीं पता। मैं अजीब अजीब से प्रश्न सोचा करती थी कि हम कपड़े छोटे कैसे हो रहे हैं। जैसे जब 3rd स्टैंडर्ड में हमारी टीचर ने बताया कि सर्दियों में जो दिन है वो छोटे होते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। फिर उन्होंने कहा गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं।
अब आप सोचिए, वो मैं पढ़ के आ रही हूँ और हमारे स्कूल से मेरा घर 15 मिनट की दूरी पर था। मैं पूरे रास्ते यही सोचते आ रही हूँ, घड़ी को कैसे पता चलता है। और उसके बाद जब मैं धीरे धीरे मैं 10th स्टैंडर्ड तक पहुँची, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, त्रिकोणमिति, तब मुझे घड़ी का कंसेप्ट समझ में आया। तो मुझे लगा अच्छा, घड़ी मानव ने बनाई है, क्योंकि हम हमारी दिनचर्या को, हमारे बच्चों की दिनचर्या को इस तरह से हम बनाए देते हैं, लगता है कि आदमी को क्लॉक के हिसाब से चलना है। कभी ये ध्यान ही नहीं जाता, और मुझे नहीं लगता बहुत लोगों का ध्यान, मेरा तो चला गया 10th स्टैंडर्ड में, लोगों का ध्यान हो सकता है कभी ना जाए। मुझे लगा आदमी बड़ी चीज़ है और घड़ी छोटी चीज़ है। मेरे लिए डिस्कवरी थी, इट चेंज माई लाइफ, क्योंकि मुझे लगा आदमी बड़ी चीज़ है। मानव क्या है, मानव कैसा है, ये समझना बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस धरती पर जितनी भी आर्टिफिशियल, जिसको हम कह रहे हैं, वस्तु बनी है, वो सब मानव ने उसमें अपनी कल्पनाशीलता को नियोजित किया है। और ये ध्यान मेरा कैसे गया, मैं आज अपनी दादी को याद करना चाहती। तो मेरी दादी ऐसे सूरज को देखती थी, कहती थी 12 बज गए होंगे शायद, अभी भूख का समय हो गया है ना। तो मैं सोचती थी इनको सूरज देख के कैसे पता चल रहा है, और वो सूरज देख के बिल्कुल सटीक अभी 3:30 बज गए होंगे। तो उनको सूरज की जो गति होती थी ना, उसके साथ उनको पता चलता था अब ये समय ऐसा ऐसा समय हो रहा होगा। फिर धीरे से त्रिकोणमिति का प्रयोजन समझ में आया, गणित में मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, और बढ़ते बढ़ते फिर अपन हायर मैथमेटिक्स तक पहुंच गए। गणित एक अद्भुत चीज़ है, आदमी में गणित है। गणित आपको अच्छा लगता हो ना अच्छा लगता हो, आप कैलकुलेट कर पाते हो ना कर पाते हो, आप कैलकुलेट कर ही रहे हैं। जानते हैं कैसे? जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, कभी किसी की सीढ़ी 1 सेंटीमीटर भी अगर ऊपर नीचे हो ना, तो आप अगले कदम पर, आपने कभी, आपको ये अनुभव हुआ है? इसका मतलब हम लगातार, ये सारी चीज़ों का एक गणित हमारे भीतर चल रहा है, हमको सटीक उसका अंदाज़ा है ना। और ये भी एक बात मेरे लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग रही कि अच्छा, आदमी जो है ना, आदमी, और उसके अलावा मेरी तीसरी रुचि रही साहित्य में, है ना। तो साहित्य एक ऐसी अद्भुत चीज़ है आदमी की कल्पना में। जैसे बोलते, किसी के चेहरे को चांद बोल दिया, तो आदमी एक्चुअली उसको मान नहीं लेता है, उसकी एक जो गुणात्मक भाषा है ना, वो भी आदमी को समझ में आती है। आदमी मतलब ये भेद कर पाता है, चेहरा ही है, चांद नहीं है, पदार्थावस्था नहीं है अगर किसी के चेहरे को चांद कहा। तो ये 3-4 बातें ना बहुत लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट्स रहे मेरे लिए, है ना। तो आदमी जो है, देखिए, समझने के क्रम में रहा, समझ जो है जैसा वो समझा रहेगा उसी अनुसार कोई अनुमान, कोई अपेक्षा लगा करके बैठता है। यदि अपेक्षा के अनुसार उपलब्धि है तो वो सुख है। यदि नीम को समझा और नीम के हमने मारक गुण को जान लिया, और ये जान लिया कि पेट में जो कीड़े हैं उनको शमन करती है, उनको ख़त्म करती है, तो उसका औषधि की तरह प्रयोग किया, आदमी सुखी हुआ। नीम का क्या किया? नीम का पोषण किया, संरक्षण किया। और पूरे भुज में आज अभी हम रास्ते में आते, सद्भावना आश्रम वाले जो ट्रीज़ लगा रहे हैं ना, इतने नीम के पेड़, क्यों? क्योंकि नीम समझ में आ गया। तो आदमी ने जिस चीज़ को समझा, उसमें एक प्रवृत्ति है उसका पोषण करने की, उसका संरक्षण करने की, उसका संवर्धन करने की, उसके गुणों को गाने की, गुणगान करने की एक प्रवृत्ति है हमारे अंदर। ये है आदमी की ये महिमा है। तो अब हमने ये जो कुछ खड़ा किया है, ये जिसको हम कह रहे हैं क्या है, ये संसार, यहाँ तक आए थे, पूरी धरती हमको संतुलित मिली थी। अब यहाँ हमने कुछ खड़ा किया है, तो इस खड़ा करने में देखिए आदमी में एक और डिज़ाइन निहित रहा। क्या डिज़ाइन निहित रहा? आदमी स्वयं स्फूर्त विधि से अकेला रहना चाहता नहीं है। आदमी अकेले आया नहीं, परिवार के साथ ही आया धरती पर। एक व्यक्ति के, एक संतान के आने के लिए, एक मानव शरीर रचना के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। तो मानव अपने आप
कुछ तरीकों से सजने लग गया। ऐसा कैसे हो गया? तो ये जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति, परिवार और परिवारों की परस्परता, इसको हम बोल रहे हैं परिवार परिवार। इसको बोल रहे हैं मानव मानव, इसको बोले मानव। और इसको बोल रहे हैं समाज और धरती। 4 शब्द हैं। दर्शन इसको पुनः परिभाषित करता है। तो आदमी अपने आप ऐसा सजने लग गया। ये सब ज्ञान उसको किसी ने दिया नहीं, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये परिवार में ही आया, परिवार के संबंधों को उसने पहचाना, परिवार का महत्व उसमें एक निहित बात है। परिवार में जो संबंध है ना उसको वो पहचानता ही है बाय डिफ़ॉल्ट। बच्चा जन्म लेता है, माँ को पहचानता है, थोड़े समय बाद पिता को पहचान लेता है, दादी बाबा को पहचान लेता है, बुआ फूफा जी को पहचान लेता है, मौसी मौसा जी को पहचान लेता है, नानी नाना को पहचान लेता है, फिर पड़ोसी के भी काकी काका सबको पहचानने लग जाता है। और इस बालक में एक प्रवृत्ति है, बालक में प्रवृत्ति है सबसे अपने संबंध को पहचानने की। लेकिन आदमी जो यहाँ पर उलझा हुआ आदमी है ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। आज हम उसकी चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। और इसको गड़बड़ की चर्चा नहीं करेंगे, गड़बड़ हम सबको पता है। चर्चा होगी समाधान की, चर्चा होगी इस बात की कि हमारा ये डिज़ाइन है और अगर हम इस डिज़ाइन के हिसाब से चले तो अपेक्षा बराबर उपलब्धि होगी, जिससे सुख सुनिश्चित हो सकता है। तो ये जो प्रस्ताव है ना, निरंतर सुखी होने का प्रस्ताव है। और निरंतर सुखी कैसे होंगे? तो भाई ऐसे होंगे, समझ में यदि सही रहेगा, समझ में यदि सटीक बात रहेगी, तो अपने आप क्या है, आदमी जो करेगा उस करने के फलस्वरूप जो फल भोगेगा या उपलब्धि होगी वो कैसी होगी? सुखकारी, तृप्तिकारी उपलब्धि होगी, उसमें कोई समस्या आएगी नहीं। तो अस्तित्व जो है ना, अस्तित्व क्या है? समाधान स्वरूप। इस अस्तित्व में समाधान ही समाधान है। तो ये जो समाधान, अस्तित्व कैसे समाधान स्वरूप है, इसी बात की हमको क्या देनी है? शिक्षा। अस्तित्व की यदि वस्तुओं को हम समस्या के स्वरूप में पहचानते हैं तो समस्या से समस्या ही हम पैदा कर लेंगे। तो अस्तित्व जो है वो कैसा है? समाधान स्वरूप है। यदि बालक में ये निश्चित हो गया, इसी का मतलब है बालक संस्कारित हो गया, जिसकी अपेक्षा मानव में है ही। ठीक है, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आदमी चलते 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 इस रूप में भी इसका गठन दिखाई पड़ता है। परिवारों की परस्परता को समाज, मानव मानव की परस्परता को परिवार, और ये जो समाज या मतलब अखंड मानव समाज, अखंड मानव समाज। और धरती पर है ना, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, बाकी की 3 अवस्थाएं, इन सब के साथ आदमी इस धरती पर जिएगा। तो ऐसे क्या बोला? इसको बोला सार्वभौम व्यवस्था। ये 2 शब्द आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था। तो आदमी के इस धरती पर जीने का एक डिज़ाइन है। श्रद्धेय श्री ए नागराज जी बता रहे हैं, अखंड मानव समाज के रूप में यदि मानसिकता ऐसी हो जाए और धरती की 3 अवस्थाओं में संतुलन के बात को आदमी समझ जाए, तो इस धरती पर आदमी सदा सदा के लिए रह सकता है। श्री नागराज जी कह रहे हैं, धरती में लय प्रलय का सिद्धांत नहीं है, धरती में आवर्तनशीलता का सिद्धांत है। ये बहुत बड़ी बात है। ये धरती कोई भी दिन समाप्त नहीं होगी। इस धरती पर पदार्थ, प्राण, जीव अवस्था और ज्ञानावस्था की इकाई, यदि ज्ञानावस्था समझदार होती है, उसके फलस्वरूप यहाँ पर एक जागृत मानव परंपरा बनी रहेगी। जागृत मतलब शिक्षा संस्कार, शिक्षा पूर्वक ऐसी समझ का आ जाना कि इस पूरे अस्तित्व को हम समाधान स्वरूप देख पाएँ, इसको कहा जागृति। जागृति मतलब जागना। जागना, जागते कैसे हैं? हमारी आँख खुलती है तो हम जागते हैं। जागना मतलब हमारी दृष्टि का खुलना।
तो दृष्टि खोलने का काम है जीवन विद्या शिक्षा, जीवन विद्या योजना। दृष्टि परिमार्जन की आवश्यकता है। किसको? हमें। और बालक तो जानना ही चाहता है, केवल उसको सही से दिखाने भर की ज़रूरत है। तो यदि जागृत शिक्षक हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, हम सब हैं जागृत अभिभावक के रूप में, शिक्षक के रूप में, तो इस धरती पर एक जागृत मानव परंपरा की संभावना है, जिसके फलस्वरूप आदमी भय मुक्त, युद्ध मुक्त, क्लेश मुक्त, अवसाद मुक्त हो सकता है। और मुक्त छोड़ दीजिए, व्यक्ति जो है समाधान युक्त, परिवार समाधान समृद्धि युक्त, समाज अभय युक्त, और इस धरती पे जो चारों अवस्थाएं हैं वो संतुलन युक्त सदा सदा रहेंगी। क्या ये बात एक छोटा सा कॉमन सेंस नहीं है कि यदि मानव हस्तक्षेप को बंद कर दे तो इस धरती पर कोई विनाश दिखाई नहीं पड़ता? दिखाई पड़ रहा है? कहीं पर धरती में विनाश दिखाई पड़ रहा है आपको? धरती में विनाश का डिज़ाइन नहीं है। ये आँख खोलने की बात है। आँख खोल के हमको ये देखना है कि धरती में विनाश का डिज़ाइन नहीं है, धरती पर समृद्धि का डिज़ाइन है, धरती पर समाधान का डिज़ाइन है। तो ये जो कल्पनाशील मानव है, जब तक इसकी समझ में गड़बड़ है, कुछ ठीक सही से समझ नहीं पा रहा है, तब तक क्या कर रहा है? अपेक्षा के अनुरूप उपलब्धि नहीं हो रही है। अपेक्षा के अनुरूप यदि उपलब्धि नहीं हो रही तो क्या है? वो दुखी है ना? दुखी है, और दुखी मानव दुखी कर रहा है। जिसके पास जो है वो उसको बांट रहा है। समाधान स्वरूप अस्तित्व को समझाए तो समाधान को बांट रहा है। दुख स्वरूप समझाए कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम्स को ही हम बांटते रहते हैं। ये आदमी का डिज़ाइन है। ठीक है, इतनी बात में कहीं कुछ प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो बताइए, फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक लग रही रश्मि बहन? काकी ठीक है? काका ठीक है? ये बात एक प्रश्न है जी। जो पृथ्वी पर चारों अवस्था हुई, उसके बाद में शुरुआत गड़बड़ी कहाँ से शुरू हुई? बिल्कुल अगली यही बात है। देखिए मानव कितना सुनिश्चित है ये चीज़ कि जैसे ये बात आती है आपका अगला प्रश्न क्या होगा ये भी स्पष्ट है। आदमी के समझने का भी क्रम डिसाइडेड है भाई। अस्तित्व में ना आचरण निश्चित ही है दिशा देने के बाद। ठीक है, हाँ यस, पॉज किया है, रेडी, बढ़िया। तो बसंत काका ने प्रश्न किया गड़बड़ का कैसे हो गई। बसंत काका के प्रश्न को, इस प्रश्न में मैं एक अपना भी प्रश्न जोड़ लेती हूँ। ठीक है, और जोड़ लेती हूँ। ठीक, तो देखिए ये सभी आपने ओरिएंटेशन सत्र में सुना हुआ है, इसलिए वहाँ से आगे शुरू कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं मानव की, है ना। तो हम सब यहाँ पर जिज्ञासु की हैसियत से बैठे हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ मानव संतान। ठीक, प्रत्येक मानव संतान जन्म से ही क्या है? न्याय का याचक। न्याय का याचक का मतलब है संबंधों को पहचानना चाहता है। किसके साथ? सभी के साथ पूछता है ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। मैं तो अभी तक पूछती रहती हूँ अपने मम्मी पापा से, क्योंकि हमारे गांव में जितने संबंधी हैं हमको पता ही नहीं है अभी तक। तो मैं गणित लगाती रहती हूँ ये कौन मेरा कौन हुआ, है ना। तो संबंधों की पहचान चाहता है। और ये बालक है ना, कहीं रुकना नहीं चाहता। जब मैं मेरी मम्मी के गांव जाती थी ना,
तो वहाँ सारे मामा, वहाँ पर सारी मौसी, वहाँ सभी नानी है हमारी, वहाँ सभी हमारे नाना हैं, और जिसके घर चले जाओ उसी के घर में लड्डू मिल रहा है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि मतलब एक आप सोचिए, आप एक गांव में गए हैं और वहाँ सभी आपके नानी, नाना, मामी, मासा हो, है ना, सब वही लोग मिल रहे हैं और सब लोग आपको उतना प्यार कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, है ना। ऐसे ही पापा के भी संबंधी में सभी दादी, दादा, बुआ, है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगे। एक समय के बाद हमारे परिवार के लोग तो मुझे याद रहे, लेकिन फिर मैं भूलने लग गई कि कौन हमारे काका के और ये थे, और मुझे सब लोग मुझे वैसे ही लगने लग गए। तो मुझे लगा मानव में ना ये भी एक बढ़िया डिज़ाइन है। तो ये जो बालक है, ये जो बच्चा, आप सबके साथ भी ऐसा हुआ ही, क्योंकि आप मुस्कुरा रहे हैं, आप सबके भी गांव चित्रण बनता है। यस। तो बालक जो है, ये जो न्याय की उसमें याचना है, न्याय की याचना जानते हैं वो क्या है? संबंधों में तृप्ति पूर्वक जीना चाहता है, वो संबंधों में हर्ट नहीं होना चाहता। वो नहीं चाहता कोई मुझे ये बताए कि वो तुम्हारी मासी है, उसको नहीं अच्छा लगता। बच्चे को क्या नहीं, बच्चे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आपको भी चाहिए ना। तो बच्चे को ये चाहिए संबंधों की पहचान हो, और संबंधों की पहचान के साथ मूल्यों का निर्वाह हो। हम अपने नानी के गांव में कहीं भूखे नहीं रह सकते थे, जिसके घर चले जाओ। और छोटे छोटे हम बच्चे होते थे, हमारी फ्रॉक में ना हम ऐसे उसको उठाए, किसी के घर से थोड़े कच्चे आम मिल गए, किसी के घर से कुछ, हम अब वो लेयर्ड वाली फ्रॉक चलती थी, आपको याद हो तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो हम पूरा वो लेयर भरे हुए चले आते थे। मेरी मम्मी कहती थी तुम जाती हो और हर जगह से बटोर के सामान क्यों ले आती हो, लेकिन हम ले आते थे। और हमारे साथ हमारी 2 और बहनें और कज़न्स और सबके घर से सामान बटोर के लेके आते थे, कच्ची अम्मियाँ, किसी के घर से कुछ, किसी के घर से कुछ, आज सबको याद कर रही हूँ मैं। तो बच्चा जो है क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ, आप क्या चाहते हैं। तो संबंधों की पहचान हो कहाँ तक? सभी मानवों के साथ हम रुकना नहीं चाहते, अखंड मानव समाज तक ये वो चाहता है। क्योंकि यदि ये नहीं है ना, और आज की स्थिति को देखें तो आज हम क्या देखते हैं, हम बच्चे को उपलब्ध क्या करा रहे हैं, या उसके लिए क्या उपलब्ध है। ये उपलब्ध है, हमें बच्चे को बताना पड़ता है कि ये अपने हैं, वो पराए हैं। जिस क्षण बच्चा ये जानता है ना कि ये अपने हैं, वो पराए हैं, उसी क्षण ये जो बालक है ये क्या हो जाता है? भयग्रस्त हो जाता है। क्योंकि जो पराया है ना उससे भय है, जो अपना है उससे कोई भय नहीं है। इसलिए गांव में आराम से सबके घर घूम घूम के सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आज की स्थिति में हम ये काम नहीं कर सकते, अपने बच्चों को हम नहीं छोड़ सकते पूरे गांव में, है ना। बच्चे को ये चाहिए था, ये मिलता तो क्या होता? तृप्ति। क्या होता? अभयता। ये मानव की, हर मानव संतान की कामना है। अच्छा, केवल मानव संतान की थोड़ी, अभिभावक की भी कामना है कि मेरा बच्चा एक ऐसे समाज में जिए जो अभय संपन्न हो, किसी से कोई डर ना हो, कोई भेदभाव ना हो। मिलता क्या है? ये मैं आपको एक छोटी सी और बात बताती हूँ। आज मेमोरी लेन खुल गई है मेरी, बचपन की याद। तो पहली बार मुझे याद है कि हम ऐसे ही गांव में घूम रहे थे, और गांव में घूमते घूमते में एक महिला के घर चले गए, और उन्होंने ना हमको कहा, मतलब उन्होंने कहा कि आप हमारे बर्तन में कैसे खाना खाओगे, आप हमारे इसमें कैसे, है ना। और मुझे लगा ये हमारे साथ ऐसे क्यों कर रही हैं। वो हमारी नानी के घर पे काम के लिए आते थे, तेल मालिश करने आते थे, उनको मामी बोलते थे। तो वो अगले दिन आई तेल मालिश के लिए वापस, और हमने उनसे पूछा कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा बेटा आप हमारा छुआ कैसा खाना खा सकते हो। और मुझे उस क्षण में ऐसा लगा जैसे हृदय में ना दरार पड़ गई मेरे। फिर मेरी और लोगों ने भी बताया कि आप सबके घर नहीं जा सकते हो,
कि सबके घर लिए है ना, आप मांगने निकल पड़े और सबसे ले लेके खा रहे हो। धीरे 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 धीरे। हाँ जी। एक मामी जो सगी मामी है उसका प्यार, हाँ, और उनको भी मामी बोलते थे, उसका प्यार में फर्क, उसके प्यार में फ़र्क हुआ जाति के आधार पर। ये मामी और ये मामी में कुछ फर्क हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं था। नहीं, लेकिन जो व्यवहार अलग हुआ जब से पता चला। और व्यवहार में उनकी जो थी ना, उनके अंदर ये था कि हम कैसे सामान कैसे दे सकते। प्यार तो उनका पर्याप्त था, उसमें कोई कसर नहीं थी। कुछ लेन देन नहीं हुआ, इसीलिए प्रश्न खड़ा हुआ। और उन्होंने कहा कि आप हमारे घर का नहीं खा सकते। हाँ, ये हाँ, मतलब एक नया पॉइंट मिला। हाँ, उसमें कुछ तो गड़बड़ हुई। तो ये जो स्टोरी है ना, ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये हर एक बालक की स्टोरी है। हमको हमें समझ में आया कि भाई ये अलग है और हम अलग हैं। वो पहला समय था जब मुझे पहली बार पता चला कि जाति जैसी कोई चीज़ है, वर्ग जैसी। फिर तो धीरे धीरे वर्ग, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा, जो अंग्रेज़ी बोलते हैं एलाइट, जो नहीं बोलते हैं वो बेचारे कुंठा में बैठे रहते हैं, भाषा। फिर पता चला लिंग के आधार पर भी भेदभाव हो रहा है। तो ऐसे धीरे 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 जब हम बड़े होते गए और बड़े होते होते क्या आ गया हमारे पास, ये हमको मिला भाई। ये हमको मिला मतलब ये सभी मानव संतानों को मिल रहा है। हमारे क्लासरूम में मिला। हमारे माता पिता प्रसन्न होते थे जब बहुत अच्छे नंबर आते थे, हम टॉप करते थे। और वहीं दूसरे बच्चे जो नहीं, जिनके अच्छे नंबर आते थे, उनके माता पिता रिपोर्ट कार्ड लेते समय उनको लेफ़्ट राइट सेंटर, है ना। तो पता चला कि अभी वास्तविकता क्या है। धीरे धीरे ज़िंदगी जिसको कहते हैं ना, ज़िंदगी समझ में आने लगी। और ज़िंदगी क्या समझ में आई, ये ज़िंदगी समझ में आई। ये हमको मिला, हमारे परिवार से मिला, या आज जो परिवार हैं वो यही उपलब्ध करा पा रहे हैं। समाज तो अब कहेंगे नहीं, इसको समुदाय मात्र कहें। तो हमको ये सब मिला। ये कहाँ से मिल गया हमको? शिक्षा से मिल गया। हर दूसरे से आगे निकलने की होड़, आगे निकलने की होड़, किसी दौड़ में दौड़ना है और दौड़ में फर्स्ट आना है। दौड़ में फर्स्ट आएंगे तो माता पिता प्यार करेंगे, फिर हमको साइकिल गिफ्ट मिलेगी, फिर हमको घड़ी गिफ्ट मिलेगी। मुझे ये सारे गिफ्ट मिले हैं अपने जीवन में। हम मांगते नहीं थे, हमको मिलते थे। अब है ना। तो पता चला हमको दूसरी चीज़ ये मिली। तो जानते हैं क्या मिला हमको? प्रलोभन। कि होड़ में चलो, दौड़ में चलो, ये मिलेगा, ये मिलेगा। ऐसे चलते चलते नौकरी लगी। नौकरी लगने के बाद अब आप इतना काम करोगे, इतना अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको ये क्या मिलता है, उसको क्या बोलते हैं भाभी? हाँ, बोनस, इंसेंटिव्स। यस, तो इंसेंटिव मिलेगा, और नहीं तो अगर अच्छा नहीं किया तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो भैया पता चला अपने पास तो ये चक्कर आ गया। हम ये चक्कर में घूम रहे थे और ये चक्कर में घूमना हमें रास आया नहीं। और मज़े की बात है, किसी मानव को रास नहीं आता। ये जो किसी मानव को रास नहीं आता है ना, इसको वो एक्सपीरियंस करता है, जिसको हम बोलते हैं तनाव, जिसको हम बोलते हैं दबाव। ये डिज़ाइन नहीं है आदमी के जीने का, है ना। ये डिज़ाइन नहीं है। न्याय के याचक थे, कहाँ खड़े हो गए आके। वो तंत्र जो बनाए वो शोषण कर। एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया है हमारा समुदाय, परिवार। तो ये जो है ना, ये तंत्र का ही हिस्सा है। तंत्र में आ गई अपने पास शिक्षा, तंत्र में आई अपने पास व्यवस्था। व्यवस्था जिसको अभी हम बोल रहे हैं, या जिसको हम शासन कहें, शासन व्यवस्था बोलते हैं ना। यहाँ पर भी अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया, फाइन। आपने ये क्रॉस किया तो हमको दंड से नियंत्रित किया जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे, और भय और प्रलोभन, या तो दंड है, दंड मिलेगा ना। दंड मतलब भय। दंड का मतलब ही होता है डंडा, उसको दंड बोलते हैं ना संस्कृत में। दंड, डंडे से नियंत्रित। लेकिन डंडे से आपको अभी सुबह बढ़िया एक बात सुनाई ना, जो
डंडे से नियंत्रित कौन है? पशु। तो जो ऐसा जीना है ना, ये वाला जीना, इसको श्री ए नागराज जी कह रहे हैं जीव चेतना। जहाँ पर हमने अपना पूरा तंत्र ऐसा बना लिया, शिक्षा ऐसी बना ली, होमवर्क करके आओगे, बहुत बढ़िया बात है, आपको A+ ग्रेड स्टार मिलेगा, आपको कोई कुछ मिलेगा, और नहीं करके आओगे डंडा। और ये डंडा बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक अलग अलग स्वरूप में बना रहता है। आदमी डंडे से नियंत्रित इकाई नहीं है। इसको कह रहे हैं समझा नहीं। ये हो गई गड़बड़, क्या हो गई का उत्तर दे रही हूँ पहले। तो आदमी डंडे से नियंत्रित नहीं है, आदमी समझ से नियंत्रित है। ये आदमी का नियंत्रण बिंदु पहचानने में गड़बड़ हो गई। हम आदमी में कैसे नियंत्रण है? स्वयं स्फूर्त नियंत्रण है ना। एक उदाहरण बार बार देती हूँ, 2 और 2 कितना? 5 बोल के दिखाओ। सबके सर ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। आप 5 बोल नहीं पाओगे, आपको अंदर से कुछ ऐसा लगेगा नियंत्रित कर रहा है मुझे। इस नियंत्रण को पहचानने की आवश्यकता है। आदमी समझ से नियंत्रित इकाई है। इस समझ को पूरा नहीं समझा, अधूरा समझा, अथवा समझ को सटीक नहीं समझा, कुछ का कुछ मान लिया और कुछ का कुछ मान के कुछ कुछ कर रहे हैं। और ये जो कुछ कुछ कर रहे हैं उससे केवल और केवल क्या उपलब्ध हो रही है? गड़बड़। और गड़बड़ के जो प्रभाव हैं, इसी का नाम है दुख, इसी का नाम है पीड़ा, इसी का नाम है प्रदूषण, इसी का नाम है अपराध, इसी का नाम है अवसाद, इसी का नाम है क्लेश, इसी का नाम है युद्ध, इसी का नाम है विरोध, इसी का नाम है विद्रोह, इसी का नाम है शोषण। अलग अलग स्तर पर जब होते हैं तो इन्हीं के अलग अलग नाम दिए हैं। बताइए, इसमें से किसी भी एक वस्तु की स्वीकृति आपके भीतर है? हमारा डिज़ाइन नहीं है इसको स्वीकार करने का। इस कोई मानव नहीं है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। तो सार्वभौमिक सत्यों को पहचानने हेतु शिक्षा। सार्वभौमिक सत्यों को पहचान गए, इसका नाम संस्कार। सार्वभौमिक, जो सभी मानवों में एकदम एक जैसा है, ऐसी वस्तु हम पहचान गए कि प्रेम से नियंत्रित हम, प्रेम से नियंत्रित आप। 2 और 2 4 जोड़ना मुझे समझ में आया, आपको भी सिखा दूँ तो विचार में क्या आ जाएगी? एक रूपता। हम बच्चे को अभिवादन करना सिखाते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ मामा लोगों के पैर नहीं छुए जाते हैं। तो हमारी भाभी ने उसको बताया कि आपको इनके पैर नहीं छूने। तो वो वापस जब वो ऐसा कोई मामा संबंध में आते हैं तो फिर वो उनको ऐसा कि नहीं छूना है, तो पता चलता है कि अच्छा। तो फिर वो वापस पूछता है, ठीक किया? ठीक किया। मामा इनके पैर नहीं छूने ना, मामा ये करना है ना, ये नहीं करना है ना। वो वापस, आप देखिए, और ऐसा सारे बच्चे करते हैं, ऐसा हमने भी किया है। आप सबने भी ऐसा किया होगा कि ये नहीं करना है, और ये नहीं करने के बाद भी हम माँ बाप के पास जाते हैं कि हमने ठीक किया कि नहीं। हमारे टीचर्स के पास भी जाते हैं, सही किया या गलत किया। और जिन टीचर से हमारी थोड़ी क्लोजनेस होती है उनके पास तो ज़रूर जाते हैं, क्योंकि हमको पता है सर्टिफिकेट। तो ये जो बालक है ना, ये संबंधों में इस प्रकार से आश्वासन चाहता है, उसको तृप्ति होती है उससे। तो जो बच्चा है ना, प्रकृति के साथ और मानव के साथ जीना चाहता है। मैं एक उदाहरण और देती हूँ। तो मेरा जो छोटा भतीजा है ना, तो वो, उसका स्वभाव कैसा, 2.5 साल का जब ही रहा तो कोई भी कीड़ी होती है ना, चींटी, तो वो जाए तो उसको मार दे, और उसको डर जरा भी नहीं। वो छिपकली भी हो ना तो उसको ऐसा लगे कि उठा लें, है ना। कोई भी कीड़ा हो उसको बिना निसंकोच पकड़ लेना। अब हम लोगों को ये डगने लगा, क्योंकि वो कई चीज़ें ना उठा के फिर मुंह में बच्चों के डालने का अभ्यास होता है। तो कुछ चीज़ें अगर वो उठा के मुंह में डालने लगा तो हम लोग उसके कारण हम भयग्रस्त
उसको कोई भय नहीं। अब उसको कैसे बताया जाए कि हर कीड़ी को, चीज़ों को मारना नहीं, और वो मार के बाकायदा मसल दे और एकदम है ना सब वो करता था। तो मेरी भाभी ने एक बहुत अच्छा उपाय निकाला। भाभी ने बड़ा इंटेलिजेंट उपाय, सुनिए, बड़ा अच्छा उपाय उन्होंने निकाला। उन्होंने कहा बेटा ये जो कीड़ी है ना, जो चींटी है, ये बच्चा है, ये अपनी मम्मा से मिलने जा रहा है, इसकी मम्मा ने इसको बुलाया है, ये जा रहा है अपने घर, इसकी मम्मा इसका इंतज़ार कर रही है। और वो बात उस 2.5-3 साल के बालक को समझ में आ गई उस दिन के बाद। और वो जब बोले मम्मा ये अपनी मम्मा के पास जा रहा है ना, इसका मतलब बालक जो है संबंध को पहचानने के बाद भी नियंत्रित है। संबंध पहचानते देर नहीं उसको समझ में आ गया ये सब इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित हैं। वो जो भाव पक्ष को, जैसे बच्चा, ये 2.5 साल का बच्चा भाव पक्ष को पकड़ने में सक्षम है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना। तो ये चीज़ को हमने अपने परिवार में देखा। और ये सभी परिवारों में आप सब ऐसा देखते ही होंगे, हम सब ने ऐसे बच्चे देखे, हम स्वयं ऐसे बच्चे रहे हैं, है ना। तो ये जो बालक है प्रकृति के साथ, मतलब पदार्थ के साथ, प्राण के साथ, जीव के साथ कैसा करे। बच्चों को सिखाते बेटा फूल नहीं तोड़ते, बेटा शाम के वक्त ये नहीं करते, फिर बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं। वही बच्चे बाद में माएँ बनती हैं, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कचरा डस्टबिन में डालना है। हम ये सब सिखाते हैं, है ना। मानव के साथ संबंधों में, जैसे आपको उदाहरण दिया, तो हम संबंधों के साथ भी जानना चाहते हैं और हम संबंधों के साथ बराबर निर्वाह करना जानते हैं। एक समय के बाद फिर सिखाना थोड़ी पड़ता है कि बेटा इनसे नमस्ते करो, प्रणाम करो। बच्चा अपने आप देखते ही संबंध पहचान गया, प्रणाम नमस्ते करना शुरू, अभिवादन शुरू। माता पिता नहीं रहते हैं लेकिन वो अभिवादन रहता है। हमारे नानी नाना दादी दादा नहीं हैं लेकिन वो हमारे माध्यम से जीवित हैं, वो हमारी भाषा में जीवित हैं, वो हमारे भोजन में जीवित हैं, वो हमारी समझ में जीवित हैं। जीवित है ना। आदमी भी मरता नहीं है। आदमी कैसे नहीं मरता? अपनी समझ को ट्रांसफ़र कर देता है तो आदमी नहीं मरता। आदमी की समझ यदि सटीक होती तो फिर आगे कोई आदमी नहीं मरता, मतलब युद्ध नहीं होते, विनाशकारी कार्यक्रम नहीं होते। आज ये सारे कार्यक्रम खड़े हैं, ये इसी बात का प्रमाण है कि समझ में कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ के प्रभाव और गड़बड़ कैसे हो गई इसको देखा जाए। तो देखिए, मानव संबंध, ये जो संबंध है इसमें यदि हमने ये कर दिया, क्या मानव संबंध में ये जो बालक है जो जानना चाहता है, हम तो इच्छुक थे ही कि हमको उनके भी घर से आम मिल जाते, लेकिन हमें पता चला कि कोई जाति अलग है। हमें धीरे धीरे आप सब में भी हुआ होगा, किसी अन्य धर्म के लोगों के साथ कुछ तो ये चीज़ें जो है हम में आती हैं। अभी मैं इसको ऑन वीडियो ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहती, लेकिन ये सब हमारे अंदर धीरे धीरे आया है। जब हम बालक थे हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, हम केवल पहचानना चाहते थे और उसके लिए अपने माता पिता, दादी दादा, बुआ काकी सबका मुंह ताकते थे, अपने टीचर्स का मुंह ताकते थे, जानना चाहते थे, खुशी खुशी टीचर के पास जाते थे। लेकिन जो हमको मिला उससे हमको तृप्ति नहीं हुई। ये अपने पराई की मानसिकता हमको यहाँ पर मिल गई। और यहाँ जानते हैं क्या मिला? यहाँ पर एक ऐसी बात मिल गई जिसने इस पूरी धरती का शोषण कर दिया। ये ऐसा समझ में आ गया कि जो प्रकृति है वो क्या है? भोग की वस्तु। प्रकृति हमारे भोग के लिए सजी हुई है। ये सब कुछ हमारे लिए उपयोगी है। देखिए, एक क्वेश्चन मैं अपने बच्चों से हमेशा पूछती थी, कक्षा 2 के बच्चे, तो उनसे कहती थी लिखो पानी, हम ये सारे अभी टीचर्स ये स्कूल में पढ़ाया जाता है, पानी हमारे लिए कैसे उपयोगी है, ये प्रश्न ये उनके स्कूल में पढ़ाया जाता है ना।
हम पानी से बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाना बनाते हैं, ये है वो है, दुनिया भर की सब चीज़। इसका उत्तर बच्चे 10 सेंटेंस लिख के लाते थे। एक मैं प्रश्न पूछती थी, हम पानी के लिए कैसे उपयोगी हैं, हम पानी के लिए कैसे पूरक हैं। नीम हमारे लिए कैसे उपयोगी है। पूरे हमारे पास टेक्स्ट भरे हुए हैं, नीम, गिलोय, ये वो, ये तेन, सब चीज़ मानव के लिए कैसे उपयोगी है, ये लिखा हुआ है। ये लिखना रह गया है कि मानव इस चीज़ के लिए कैसे पूरक हो। और उसका मैं अभी आपको प्रभाव बताती हूँ, उसका प्रभाव क्या हुआ है, ये जो हमने नहीं लिखा है। तो हम पानी के लिए कैसे पूरक हैं, ये छूट गया है हमारी शिक्षा से। मिट्टी हमारे लिए कैसे उपयोगी है, ये अध्ययन मानव ने किया। दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ये मिट्टी, वो मिट्टी, सब तरीके की मिट्टी का अध्ययन करते करते 120 तत्व होते हैं, उसको उसने आवर्त सारणी में सजा दिया। और सजाने के बाद आज मैंने सुबह सुबह एक वीडियो देखा, अब वो कितना सत्य है आप ही लोग बताइएगा। जब अभी पानी का प्रवाह को रोका गया है सतलुज में, तो उसके नीचे जो है ना, वो प्रवाह हटाने के बाद वहाँ जो खाली हुआ मिट्टी का परीक्षण किया गया। वहाँ पे टाइटेनम नाम का एक वस्तु मिला है, और टाइटेनम का इस्तेमाल अब जो होने वाला है वो युद्ध के अर्थ में उसका अधिकतर इस्तेमाल होने वाला है। आदमी एक एक वस्तु को भी देख रहा है, तो दृष्टि ऐसी हो गई कि युद्ध के लिए ही देख रहा है। उस मिट्टी में से कैसे वस्तु को उठा ले, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है। उस मिट्टी में ये जो वस्तु थी, उस वस्तु का वहाँ कोई प्रयोजन है भाई, वो प्रयोजन हमको पकड़ में नहीं आ रहा है। कोयला, पेट्रोलियम का उदाहरण मैं देती हूँ हमेशा, हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। अभी आपको पुनः वो उदाहरण दूंगी। तो मिट्टी हमारे लिए कैसे उपयोगी है, केवल और केवल ये शिक्षण प्रशिक्षण चल रहा है। हम मिट्टी के लिए कैसे पूरक हैं, हमको अता पता नहीं है। इसी तरीके से हवा हमारे लिए कैसे उपयोगी है, बता दिया। हम हवा के लिए कैसे पूरक हैं, पता नहीं है। जीवावस्था हमारे लिए, सब हमने पढ़ा है भाई, हमारे सिलेबस का हिस्सा। मैंने 10-12 साल बच्चों को ये पढ़ाया, और हर बारी 10-12 साल चूँकि मेरा अध्ययन भी चल रहा था, तो मैं ये भी प्रश्न पूछती थी। और बच्चे, हर जीव जानवर से हमको क्या मिलता है, हमको पता है। गाय दूध देती है, भेड़ से हमको ऊन मिलती है, ये हमको ये यहाँ से ये मिलता है, सब पूरा गणित, पूरा व्याख्या। जी, इसमें 2-3 चीज़ें गड़बड़ भी सिखाते थे। हाँ, जैसे हमारे मैनेजमेंट स्कूल में सिखाते थे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यस, मतलब फर्टिलाइज़र और वो तो कहते थे, और है ना ये धरती अपने को है ना वो डिमिनिशिंग ही होगी उसके रिटर्न्स। हाँ, जो यहाँ पे आकर पता चला कि धरती के एक्चुअली होना क्या है, वो निरंतरता ही है। तो सब है ना उस दौड़ में लगे कि इसको कैसे बचाया जाए, लेकिन वो है ही। हाँ, आज मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। आपने शब्द खोला, मैंने तो मैनेजमेंट की, मैं स्टूडेंट नहीं रही हूँ। अब जो समझ में आता है ना, वो ये समझ में आता है, इस धरती में लॉ ऑफ एनरिचिंग रिटर्न्स है। कैसे पता, आज भी जैसे तरबूज है ना, आप तरबूज की फसल को बोइए, जैसा बीज रहेगा 99% फसल वैसी ही होगी, लेकिन उसमें एक तरबूज ऐसा होगा जो सामान्य तरबूजों से अधिक मीठा होगा। जो लोग खेती करते हैं इसको समझते हैं, इसको सिलेक्शन बोलते हैं, सीड सिलेक्शन। तो जो अधिक मीठा बीज होता है ना, उसको हम एकत्रित कर लेते हैं और पुनः उस बीज को लगाते हैं। अगली जो फसल होती है ना, उसमें एक और उससे मीठा तरबूज आ जाता है। सीड सिलेक्शन बोलते हैं इसको। ये जो आम है ना, मैं 2 साल पहले भाभी हिमाचल गई, हमने जंगली आम खाया। जानते हैं आम कितना बड़ा होता है? आम इतना बड़ा होता है। जंगल का जो आम है ना, वो इतना बड़ा, और उसमें गुठली जानते हैं कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी। आप जामुन की तरह उसको मुंह में डालते हैं और ऐसे शकल करके बस थूक देते हैं।
ये आम है जो प्रकृति से उपलब्ध हुआ था हमको जंगलों में। जंगल में सीड सिलेक्शन नहीं होता, सभी जो गिरे वो पुनः आ गए। लेकिन आदमी ने इस बात को पहचाना, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने पहचाना लॉ ऑफ एनरिचिंग रिटर्न। आज की शिक्षा क्या कर रही है वो आपने बताया, लेकिन इस पर भी आदमी का ध्यान गया और जो थोड़ा बड़ा था, जिसमें थोड़ा गूदा ज़्यादा था, गुठली कम थी, उसको पहचाना, उसको बोया। धीरे धीरे करते करते कई पीढ़ियाँ, आज हम जो आम खा रहे हैं ना, आम में जो गूदा है, ये हमारे पुरखों की मेहनत का फल है। मेरी जो ध्यान जाता है कहाँ पे गड़बड़ हुई है, बिल्कुल, जैसे शिक्षा में गड़बड़ हो गई ना। तो यहाँ पे एक्चुअली पूर्वजों ने या शास्त्रों में संरक्षण बताया, लेकिन वो संरक्षण बताया लेकिन उसकी निरंतरता रहे। वो सिर्फ 7, जैसे परिवार में बुज़ुर्गों ने क्या कहा, 7 पुश्तों तक अपना रहे, लेकिन मानव जाति के लिए निरंतरता उसकी उपलब्ध या वो है ही, उसको कैसे बनाए रखे उसकी बात नहीं हुई। बहुत बढ़िया, इसको आगे अभी लेते हैं। देखिए, हमने जो कुछ भी अभी तक पहचाना है, ये एक और समीक्षा की आवश्यकता है। आम में पहचान लिया, ये शरीर की आवश्यकता है। आहार में पहचाना, आहार को खूब पहचानने का प्रयास किया, आवास के अर्थ में पहचानने का प्रयास किया, अलंकार के अर्थ में पहचानने का प्रयास किया। ये सब बहुत सारे प्रयास हमने किए हैं, कहीं तक उसमें हम सफल भी हुए हैं। फिर जो बहुत सारा सुविधावादी कार्यक्रम आ गया ना भौतिकता के कारण, वहाँ से गड़बड़ शुरू हुई। लेकिन यहाँ बहुत सारा काम हुआ, उसके प्रति तो कृतज्ञता बनती है। आहार, आवास, अलंकार, इसको पहचाना हमारे पूर्वजों ने। अब जो चीज़ पहचानने से रह गई है, उसको पहचानने के लिए पहचानने की आवश्यकता है। तो ये जो हम बात कर रहे थे बीजानुषंगित, तो ये जो प्राणावस्था है ना, ये हमारे शरीर के लिए आहार स्वरूप है। तो इस आहार पर एक बढ़िया काम हुआ। हमारी पूरकता को हम पहचान नहीं पाए, क्योंकि हम कहाँ चले गए, भोग में चले गए। और बहुत सारी कल्पना, आगे धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, अस्तित्व को जब देखा तो लॉ ऑफ एनरिचिंग रिटर्न्स है। अगली पीढ़ी आगे का सिद्धांत है, बेहतरी होती ही चली जा रही है। यदि हम जंगलों को ना काटें तो हवा शुद्ध से शुद्धतर से शुद्धतम होने का सिद्धांत है, ये अस्तित्व में है। हम लय प्रलय की कल्पना में फंसे हैं। 26 डिग्री, यस। अस्तित्व में डिज़ाइन ये है कि यहाँ का जो तापमान है ना, पूरी धरती का 26 डिग्री हो जाए। हमने जंगल काट काट के 52 डिग्री कर रखा है। प्रकृति का डिज़ाइन है ये, उसी के लिए हमारा शरीर बना हुआ है। जिसको हम प्रगति कर रहे कह रहे हैं, दुर्गति है, ये दुर्गति सटीक नहीं पहचाने। जो आपने कहा ना, गड़बड़ क्या हो गई, क्यों हो गई, कैसे हो गई, इस पर ही बात कर रहे हैं जी। जैसे कहा जाता है हाँ। कि प्रकृति में पैसे नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। मनी नोट्स जो है वो मानव ने अपने वितरण के लिए बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि गाय को 10 रुपये दिया तो ही वो दूध देगी, ऐसा नहीं है। सही तो बात है। नेचर के साथ तो उसको जो भी मिल रहा है वो फ्री में मिल रहा है। बहुत बढ़िया। तो गाय पैसे लेके दूध नहीं दे रही है। गाय पैसे लेके दूध नहीं दे रही है, माता पैसे लेकर के बच्चे को दूध नहीं पिला रही है। सही बात है ये तो बहुत बढ़िया। यहाँ से अपने ये बिल्कुल एकदम ओपन ट्रुथ समझ में आ जाता है कि प्रकृति में कोई व्यवस्था है ही नहीं कि हम पैसा दे और प्रकृति हमें कुछ दे। बिल्कुल सही बात है। पैसा जैसा आपने जैसा कहा ना, पैसा वास्तविकता है ही नहीं, कल्पना है, तो पूरी कल्पना। ये हर मोमेंट पर
जैसे हमें पता चलते जाता है। केवल हमारा जो श्रम लगता है प्रकृति में या फिर मानव के बीच में, कहीं पर जो श्रम लगता है वहाँ पर वो आदान प्रदान की चीज़ है एक्चुअली। लेकिन उसका ही एक इम्पोर्टेंस कैपिटलिज्म ही सेंटर में, और फिर बाकी की व्यवस्था, तो ये सब मुझे लग रहा है कि ये गड़बड़ का ही पार्ट है एक। वेल सेड, वेल सेड। बहुत बड़ी गड़बड़ का पार्ट है। हाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे अगर देखने जाए तो जैसे ट्रेन चल रही है और अगर ड्राइवर संबंध को पहचानता है तो वो फ्री में दौड़ाएगा। उसको कुछ फ्री मतलब कि वो यही सोचेगा कि मेरे घर में अगर खाने पीने का प्रबंध हो जाता है, मेरा घर आहार आवास अलंकार और दूरगमन दूर श्रवण दूरदर्शन, इसकी अगर व्यवस्था हो जाती है तो मुझे उसके बाद इससे ज़्यादा कुछ, है। हाँ, इससे ज़्यादा की कुछ अपेक्षा नहीं है, है ना। तो बढ़िया, इस बिंदु को ले लेते हैं, इस बिंदु को थोड़ा खोला जाए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, हाँ, है ना। इस बिंदु को आइए थोड़ा ले लेते हैं जी। तो देखिए क्या हो गया। जो मानव संतान न्याय का याचक था, संबंधों को पहचानना चाहता था, किसी के साथ संबंध न छूटा रहे, ऐसा जानना चाहता था। जी रश्मि बहन को माइक दीजिए भैया। हाँ, जी हेलो जी। तब क्या होता था, पैसों के माध्यम से कुछ नहीं मिलता था। जो हमारे वहाँ अनाज होता था वो दूसरों को देते थे, दूसरे हमें देते थे, विनिमय कर लेते। हाँ, विनिमय कर लेते थे। बढ़िया, वो अच्छा था। उससे भी अच्छा कुछ हो सकता है, वो आपको बताती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने ठीक कहा। उतना जो अच्छा था ना वो अपने को पकड़ के रखना पड़ेगा। आम में जो गूदा है ना वो अपने को पकड़ के रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आम में जो गूदा आया है ये पीढ़ियों का श्रम है, उसको हमको बचाना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, आदमी उसको बचा नहीं पा रहा है। इससे पता चलता है आदमी कृतज्ञ नहीं है। हमने आम के गूदे को जाने दिया है। अभी आपको बताती हूँ कैसे। आपकी भी बात को थोड़ा लेती हूँ, है ना, और आपकी भी बात को रखती हूँ। तो देखो, जो मानव संतान है बाय डिफ़ॉल्ट पीढ़ी दर पीढ़ी, कहीं का भी बच्चा हो, गोरा काला पीला नाटा छोटा लंबा कैसा भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, लड़की हो लड़का हो, कुछ भी हो, ये तो वो है, बाय डिफ़ॉल्ट है। तो मानव प्रकृति के साथ संबंध को पहचानना चाहता है और इसके लिए वो मुंह ताक रहा है अपने अभिभावकों का। वो पूछता है अपनी मम्मा से, पूछता है अपने पापा से, पूछता है अपने टीचर से। ये भी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट है, उसको पता है प्रश्न कहाँ पूछने हैं। मम्मी पापा टीचर, उसको पता चल जाता है। अगर एक समय के बाद उत्तर ना मिले तो उसको ये भी पता चल जाता है इनसे नहीं मिलेगा, इनसे मिलेगा। उसको रिजेक्ट कर देता है, उसके बाद जिसको आगे स्वीकार कर लेता है। हम सब भी ऐसा कर करके आगे बढ़े हैं। जब भी हमको कोई अच्छा प्रस्ताव मिल जाता है हम पुराने को छोड़ देते हैं, फिर हम उससे चिपक के नहीं रहते। तो आदमी में एक्चुअली आसक्ति का डिज़ाइन नहीं है। हम सब आसक्त लोग नहीं हैं। आसक्त तब तक है जब तक उससे बड़ा सुख हमको मिला नहीं है। बैलगाड़ी अपन छोड़ ही दिए, छोड़ दिए ना, है ना। आदमी को जब उससे कोई बड़ा सुख मिलता है तो पिछली चीज़ को जाने देता है, उसमें कोई उसको समस्या आती नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को जांचने की बात की, क्या सही है क्या नहीं सही है, ये सब थोड़ा एक सीखने की वस्तु है। ये सिखाना हमारे अभिभावकों का दायित्व है। संयोग ये है कि हम अभी पूरा समझे नहीं और अभिभावक हो गए हैं। शरीर के अर्थ में हो गए, बच्चे हो गए, अगली पीढ़ी आ गई, पिछली पीढ़ी तैयार नहीं हुई, तो धरती पर ये जो स्थितियाँ बनी हुई हैं ये बनी हुई हैं। तो देखिए, शरीर मूलक अर्थों में हमने संसार को कुछ पहचाना, और जब तक ये विज्ञान का या भौतिकवादी युग नहीं आया था काफ़ी हम सही रास्ते पर चल रहे थे। मतलब प्रकृति के या धरती के जो ऊपरी सतह पर हमारे पास वस्तुएं थी
उनसे हमने उसमें अपनी कला का, उसमें अपने श्रम का नियोजन करके काफ़ी ठीक ठाक अपन चीज़ बना लिए। प्रकृति में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये विज्ञान का या मशीनी युग आया, हमने धरती को खोद खोद के गड़बड़ करना शुरू कर दिया। तो आदमी शरीर मूलक आवश्यकताओं को पहचानने के अर्थ में कि हमारे शरीर के लिए क्या ठीक रहेगा, उसको हमने सटीक पहचाना। लेकिन विज्ञान आ गया, हम भोग से और अति भोग की तरफ जब बढ़े, बहुभोग की तरफ जब हम बढ़े, वहाँ से हम एक्सप्लॉयटेशन की तरफ बढ़ गए, नेचर को हम शोषित करने लग गए। ठीक है, कुछ जो अच्छा पक्ष है उसको अपने को रखना है, उसको लेके चलना है, वो आधारशिला है हमारे लिए। और जो ठीक नहीं करना है, जो ठीक नहीं है, आदमी आसक्त है नहीं। जैसे ही उसको ठीक समझ में आएगा, बहलेगा, अपने आप छूट जाएगा। हम आसक्त रहने वाली इकाई नहीं है। आसक्त का इतना ही मतलब अभी पता नहीं चला, पता चलेगा अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो क्या हो गया, दूसरी बात जो मैंने बताया था ना, यहाँ पर ज्ञानावस्था का चित्र बनाया था और यहाँ से ऐसे सिस्टम, तो क्या होगा, ये जो अपने पराये की मानसिकता, होड़ और दौड़ की शिक्षा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ क्या है, हमारा पूरा तंत्र। इसी को हम कह रहे हैं तंत्र। तो हमारी जो राज्य व्यवस्था है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जहाँ से हमें क्या मिलता, क्या है, ये आजीविका, आजीविका का तरीका। आजीविका मतलब होता है हम जिंदा कैसे रहेंगे, रोजी रोटी। दो क्या बोलते हैं, दो वक्त की रोटी का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। आजीविका, इस तंत्र पर हम निर्भर हैं। इस तंत्र पर क्या है, हमारी निर्भरता है आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए। रोटी कैसे खा पाएंगे, इसके लिए हम इस तंत्र पर निर्भर हैं। तो यहाँ अगर आपको याद हो वो चित्र, तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ सिस्टम है। लेकिन जैसे हेमांग भाई ने कहा, गाय तो पैसा लेकर के दूध नहीं दे रही है, वृक्ष तो पैसा लेकर के फल नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब अस्तित्व में व्यवस्था थी। अस्तित्व में डिज़ाइन है आहार का, अस्तित्व में डिज़ाइन है दूध का, अस्तित्व में डिज़ाइन है औषधि का, अस्तित्व में डिज़ाइन है हवा का, पानी का, मिट्टी का, घास का, ताकि हम यहाँ छप्पर डाल लें। अस्तित्व में डिज़ाइन है लकड़ी का। अस्तित्व में हर एक वस्तु है, अस्तित्व में सारी वस्तुएं हैं। हमने क्या किया, जिसको हमने कहा जीव चेतना। जीव चेतना मतलब हम जीव जानवरों की तरह चलने लग गए। ये जो जीव जानवर होते हैं ना, इनकी एक खासियत होती है, ये अपनी टेरिटरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेरिटरी को क्या हिंदी में बोलते हैं, बाउंड्री, सीमा। ये जो जीव जानवर हैं, जीव जानवर जो हैं, ये बाउंड्रीज से नियंत्रित हैं। टेरिटोरियल माइंडसेट होता है इनका। टेरिटोरियल माइंडसेट तो आदमी के पास होता है, दे आर टेरिटोरियल, है ना। आपने कुत्ते को देखा है, कोई हमारे वहाँ पर कोई कार आती है घर के सामने खड़ी हुई, तो उसने वहाँ पर अपना कुछ एक्सक्रीटा छोड़ दिया कि भाई ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है। बिल्ली भी ऐसे ही करती है। सारे जीव जानवर अपनी सुगंध को छोड़ देते हैं, और सुगंध जो है वो बताती है कि ये हमको इस क्षेत्र में जाना नहीं है। तो आदमी जो है जब धरती पर आया, बसंत काका आपके प्रश्न का उत्तर, जो आदमी जब धरती पर आया तो उसने हर एक चीज़ को देखा, और चूंकि जीव जानवरों के बाद ही वो अगली वस्तु इस धरती पर प्रकट हुआ, तो उसने अपने सबसे क्लोज पाया जीव जानवरों को। और जीव जानवरों के जो विषय थे, क्या विषय थे जीव जानवरों के, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, ये चार विषय हैं जीवों में। और ये किस लिए है, इसलिए हैं क्योंकि जो हमारे जीव जानवर हैं वो क्या है, वंशानुषंगीय। वंशानुषंगीय का मतलब है अपने शरीर के आधार पर नियंत्रित तंत्रित जो हैं वंशानुषंगीय।
तो ये जो चारों विषय हैं, विषय मतलब जहाँ पर हम लगे रहते हैं उसको बोलते हैं विषय। हमारा सारा कल्पनाशीलता जहाँ नियोजित हो जाए। तो चूंकि आदमी ने यही करते देखा, तो आहार किस लिए? हमारा शरीर बना रहे। निद्रा किस लिए? हमारा शरीर बना रहे। भय किस लिए? हमारा शरीर बना रहे। भय उसकी बॉडी में है। किस लिए? जैसे गाय है, शेर आ रहा है दौड़ के, तो गाय भागेगी। भय किस लिए हमारे शरीरों में? ताकि हमारा शरीर बना रहे, हम अपने आप को बचा पाएं। तो जीव जानवरों में क्या देख रहे हैं? भय को देखा और प्रजनन प्रक्रिया को देखा। प्रजनन भी किस लिए? ताकि शरीर परंपरा बनी रहे। आदमी ने यही देखा और यहाँ से ही उसने सीखना शुरू किया। आदमी आज भी ये मान रहा है कि हमको प्रकृति से सीखना है, हमको प्रकृति से नहीं सीखना है, हमें प्रकृति को समझना है। हम जीव जानवरों से सीखे तो हम बस यही सीख पाए। हमारा ध्यान ही इस बात पर नहीं गया कि आदमी एक अलग वस्तु है, मानव एक अलग अवस्था है। मानव आहार से तंत्रित नहीं है। हम उपवास कर सकते हैं, निद्रा से भी तंत्रित नहीं है, भय से तो कतई तंत्रित नहीं होना चाहता। भय से तंत्रित कर पाते हैं क्योंकि आजीविका के लिए उसको हमने साइकिल में डाल दिया ना, रोटी नहीं मिलेगी, कैसे आगे चलेगा वो? तो जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, लेकिन जीने की इच्छा के साथ सुखपूर्वक जीना चाहता है। तो यदि उसका सुख सुनिश्चित नहीं है तो लोगों ने आहार छोड़ दिया, लोगों ने निद्रा छोड़ दिया, लोगों ने भय भी छोड़ दिया। फांसी पे टंग गए लोग स्वतंत्रता के लिए, जिसको भी स्वतंत्रता माने। आदमी भय से नियंत्रित इकाई नहीं है। आदमी ने आंदोलन किया। ये डिज़ाइन नहीं है। प्रजनन से भी तंत्रित नहीं है, वैराग्य रख सकता है। सोचिए, ऐसे हो गई गड़बड़। आदमी जो है, शरीर से जो शरीर आया, देखिए इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। तो शरीर से, हमारे भी शरीर जो है, माता पिता के शरीरों से फिर आगे बालकों के शरीर, फिर बालकों के शरीर से आगे और अन्य संतानों के शरीर, ये डिज़ाइन है। तो मैं दिखने में तो ज़रूर मेरे माता पिता से मेरे भीतर कुछ है, लेकिन जो मेरी चेतना है वो अस्तित्व सहज विधि के साथ इस शरीर के साथ तदाकार है। ये अस्तित्व सहज है। हमारे माता पिता एक दिन बैठ करके हमारी चेतना नहीं लेकर के आए हमारे शरीर में। हमारी माता तो केवल खा पी रही थी और हम पैदा हो गए, हम बन गए। प्रगटन बैठ के थोड़ी सोच रही थी कि आज इनकी हम आँख बनाएंगे, आज इनकी रीढ़ की हड्डी बनेगी, ऐसा कुछ थोड़ी सोच रही थी वो तो केवल भोजन खा रही। शरीर से शरीर पैदा होने का एक डिज़ाइन है। तो शरीर मूलक अर्थों में जो शरीर की आवश्यकता, जिसको मैंने कहा आहार, आवास और अलंकार। अलंकार का अर्थ है कुछ साधन आदि आदमी को चाहिए। और तो आदमी को एक परिवार में जीने के लिए इतने 3 चीज़ों की आवश्यकता रही। इस पर आदमी ने शोध किया तो उसमें एक और चीज़ है, उसके मन में आकार बनता है। उस मनाकार को अपने हाथों से साकार कर लेता है। छेनी, हथौड़ी, कुदाली, पावड़ा ले करके उसने बनाया। मनाकार को साकार करने वाला, ये मानव का परिभाषा। मानव की परिभाषा की दूसरा भाग है मनः स्वस्थता का आशावादी। मनः स्वस्थता जानते हैं क्या होती है? मन में संकोच, उसको स्वीकार नहीं है। मन सिकुड़ जाए हमारा, ये हमको स्वीकार नहीं है। जैसे ही हमको हमारे साथ कोई भेदभाव करता है, तू नीचे मैं ऊपर, मैं श्रेष्ठ तू निकृष्ट, ये हमारे ऐसी जब कुछ भी स्थिति आती है हम संकुचित हो जाते हैं। हम इसके आशावादी नहीं हैं। मन संकोचन के आशावादी नहीं, मन स्वस्थता के आशावादी हैं। स्व में स्थित, स्वस्वरूप कैसा है? समाधान स्वरूप। स्वस्वरूप कैसा है? संबंधों में पहचान, ये हमारा स्वरूप है। हमारी जो कल्पनाशीलता है वो कहीं पर भी कुंठित ना हो। हम हर एक के साथ अपने संबंध को पहचाने, हर एक व्यक्ति हमारे साथ संबंध पहचाने और निर्वाह करे, ये हमारी चाहना है।
तो मनाकार को साकार करने वाला और मन स्वस्थता का आशावादी और उसको प्रमाणित करने वाला। मन स्वस्थता, ये बात समझ में आ गई तो उसके बाद वो बताए बिना, समझे हुए को समझाए बिना, सीखे हुए को सिखाए बिना, करे हुए को कराए बिना वो रुकेगा नहीं। प्रमाणित करना अस्तित्व सहज है। ठीक है, तो देखिए शरीर मूलक अर्थों में परिवार के साथ जीने के लिए ये आवश्यकता है। तो मानव की यदि हम परिभाषा को देखें, इसको थोड़ा सा लेते हैं, इस पर थोड़ा और चर्चा हो। मज़ा आ रही है रश्मि बहन? अच्छा लग रहा है? तो मानव को पहली बार सह-अस्तित्ववाद परिभाषित करता है। मानव क्या है? मनाकार को साकार करने वाला। एक बात। दूसरी बात, मनः स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। मानव क्या है? तो मानव है मानव शरीर और चैतन्य। शरीर और उसके साथ उसका एक चैतन्य पक्ष है। तो शरीर और चैतन्य पक्ष का संयुक्त साकार स्वरूप है। ये मानव का अध्ययन है। सह-अस्तित्ववाद, मध्यस्थ दर्शन सह-अस्तित्ववाद मानव का अध्ययन करा रहा है। कह रहा है मानव क्या है? शरीर और चैतन्य पक्ष का संयुक्त साकार स्वरूप है, साकार रूप है, साकार रूप है ना। मानव मनाकार को साकार करने वाला। ये शरीर के बिना मानव नहीं है। मानव शरीर के बिना नहीं है। यदि शरीर के बिना है तो शरीर को डेड बॉडी बोलते हैं, लाश बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और चैतन्य पक्ष जहाँ चला गया चला गया। तो मानव कब कह रहे हैं? जब शरीर और चैतन्य पक्ष दोनों संयुक्त रूप में। मानव जो है मनाकार को साकार करने वाला। मनाकार, ये मनाकार कहाँ उठता है? तो मनाकार उठता है उसके चैतन्य पक्ष में। यह चैतन्य की महिमा है। मनाकार, मन में आकार उठता है, उसको साकार करता है किससे? शरीर के माध्यम से। मनाकार को साकार करने वाला मनः स्वस्थता का आशावादी। मनः स्वस्थता मतलब संबंधों की पहचान। कहाँ तक? अखंड समाज तक। कोई भेदभाव उसको नहीं चाहिए। मनः स्वस्थता का आशावादी का मतलब है उसके लिए क्या है? जिज्ञासु है। जिज्ञासा को व्यक्त करता है। कब तक व्यक्त करता है? जब तक उसको समाधान ना मिल जाए। मनः स्वस्थता का आशावादी है। आशा उसको लगी रहती कि कोई अपना हो, काश मेरा कोई अपना होता। है ना? एक गाना नहीं है, 2 पल के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। ये गाना इतना निराशा से भरा हुआ है। 2 पल के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। और ये निराशा को भी व्यक्त करता है और तड़प को भी व्यक्त करता है। नहीं, 2 पल के लिए केवल, इतने से भी आदमी को लगता है कुछ तो मिले, और झूठा ही सही। और मिला नहीं, इस बात की निराशा को व्यक्त कर रहा है और तड़प को व्यक्त कर रहा है कि कर ले। ठीक है, तो संबंधों की पहचान कहाँ तक? अखंड मानव समाज तक, सार्वभौम व्यवस्था तक। सार्वभौम व्यवस्था मतलब चारों अवस्थाएं, चारों अवस्थाओं के साथ सही जीना। इसका जिज्ञासु आशावादी है। समाधान जैसे ही उसको प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं शिष्य, इसको बोलते हैं गुरु। ज्ञानावस्था की इकाई है ना। हर मानव संतान जिज्ञासु। ये परस्परता जब आती है तो क्या होता है? ये बालक भी समाधान स्वरूप।
अस्तित्व जैसा है उसको वैसा दर्शन करा देता है, इसकी दृष्टि को खोलता है, आँख खुलती है। आँख खुलने के बारे में आगे इसी के बाद चर्चा करेंगे। आँख खुलती है और इस अस्तित्व के दर्शन होते हैं। अस्तित्व दर्शन जिस क्षण होता है पता चलता है अरे इस अस्तित्व में सब कुछ समाधान स्वरूप है। ये जो बालक है, ये जो जिज्ञासु है, जब गुरु दर्शन कराता है और इस अस्तित्व में हर जगह समाधान ही समाधान देखता है, तो क्या होता है? खुशहाली होती है। मानव जिस क्षण दृष्टा पद में प्रतिष्ठित होता है खुश हो जाता है, अपनी खुशहाली को व्यक्त करता है। अब ये व्यक्ति बनता है। मध्यस्थ दर्शन की भाषा में अब ये व्यक्ति बनता है, उससे पहले राक्षस स्वरूप ही रहता है। यहाँ पर मानव बनता है और क्या करता है? उसको प्रमाणित करता है। प्रमाणित कैसे करता है? समझे हुए को समझाना, क्योंकि आदमी तो बोलता है, बिना बोले तो रह ही नहीं सकता। फिर सीखे हुए को सिखाना, कोई व्यवहार सीखे हुए को सिखाना, मानवीयतापूर्ण व्यवहार को सिखाता है, आचरण को सिखाता है और करे हुए को कराता है। मतलब प्रकृति को जो समझा है वैसे उसके साथ जीना सिखाता है। किसको? अगली मानव संतान को। ये हैं सच्चे अभिभावक। ऐसे अभिभावक हो करके हम तृप्त, ऐसे अभिभावक मिल जाएं तो बच्चे तृप्त। ये स्वरूप है, ये डिज़ाइन है अस्तित्व का। कैसा डिज़ाइन है? बढ़िया डिज़ाइन है। इसकी आवश्यकता है? क्या लग रहा है रश्मि दीदी, बताइए, आवश्यकता है कि नहीं है? कामना है, कार्यक्रम हमारे पास है। हमारे पास मतलब हम सबके पास आ चुका है। हमको केवल बोल बोल के आप तक पहुंचाना ही तो है, ठीक है। और बोलने में, बताने में इतना उत्साह है क्योंकि मुझे देखने का उत्साह हुआ। अब जिसको दिख रहा है वो दिखाएगा। आपको दिख जाता है तो हम दोनों एक हो जाते हैं। हम दोनों को दिखने लगा तो हम साथ चल पड़ते हैं। सबको दिखाएंगे, सब समझेंगे। कौन है जो इसको नहीं समझ पाएगा? ये है शिक्षा का कार्यक्रम, ठीक है। तो तीनों हमने आपको उत्तर दिए। तो सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है। और तीसरी एक और चीज़ मैं ओरिएंटेशन सेशन में बोली थी, सत्य वक्ता है। तो ये जो सत्य वक्ता है इसमें कामना है सत्य बोध की। और ये जो जैसे ही सत्य बोध होता है, जिसको मैंने कहा ना दिख गया, तो आदमी से चुप रहा नहीं जाता है। सत्य वक्ता है। जब हमने अस्तित्व को देखा, सटीक देखा, देखने के फलस्वरूप जैसा देखा, जैसा समझा, वैसा बताया। इसको कह रहे हैं समझदारी और इसी को कह रहे हैं ईमानदारी। सत्य बोध हुआ तो उसके बाद जो उसने भाषा बोली ज्ञान स्वरूप है, उससे सत्य व्यक्त हो गया। तो सत्य वक्ता होना प्रमाणित हो गया। उसने पूरे अस्तित्व में सह अस्तित्व को प्रमाणित कर दिया। ये है मानव का डिज़ाइन, ये है मानव का वैभव, ये ताकत है। और ये जब मानव व्यक्त होगा तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, पदार्थ, प्राण और जीव, इनका पोषण करने वाला, संरक्षण करने वाला, मानव की परस्परता में मानवीयता का पोषण करने वाला, संरक्षण करने वाला, मतलब अभय को स्थापित करने वाला, समाधान को व्यक्त करने वाला, समृद्धि को प्रमाणित करने वाला, ये डिज़ाइन है आदमी का। तो ऐसी धरती स्वर्ग जैसी, ऐसा आदमी देवता जैसा। होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। ब्रेक लेना चाहेंगे?